प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या हिंदी में इसको बोलते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, तो ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा या किसी एक पर्सन के द्वारा उत्पन्न की जाती है या प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, उसके दिमाग की उपज होती है, या हम कह सकते हैं कि ये उसके माइंड का एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, कोई नई चीज उसके द्वारा इन्वेंट की गई है या खोजी गई है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब ये जो उपज है या प्रोडक्ट है या जो भी उत्पाद खोजा गया है वो ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, मानव जाति जो है वो उससे लाभ प्राप्त करती है या बेनिफिट प्राप्त करती है। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट है या उत्पाद है वो क्या कहलाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या बौद्धिक संपदा कहलाता है। ठीक है, अब आईपीआर की बात कर लेते हैं, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात कर लेते हैं, या बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है। तो हमारा जो संविधान है इंडिया का या भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार बौद्धिक संपदा का जो ऑनर होता है या मालिक होता है, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ऑनर होगा या बौद्धिक संपदा का जो मालिक होगा वो अपनी प्रॉपर्टी का या अपनी संपदा का जैसे चाहे वैसे उसका यूज कर सकता है। ठीक है, मतलब उसके पास अधिकार है, वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकता है किसी दूसरी कंपनी को। ठीक है, या फिर वो खुद उसका उपयोग कर सकता है, उसका यूज कर सकता है। ठीक है, तो उसको अधिकार दिया जाता है किसके द्वारा, भारत के संविधान के द्वारा या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, कोई अदर पर्सन जो है, कोई भी अन्य व्यक्ति जो है बिना उसकी अनुमति के इस संपदा का जो उपयोग है या यूज है वो नहीं कर सकता। इसका मतलब अन्य व्यक्ति या अदर पर्सन जो है जब तक ऑनर या मालिक से अनुमति नहीं लेता है, उससे परमिशन नहीं लेता है, तब तक वो उसकी प्रॉपर्टी का या उसकी संपदा का उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस अधिकार को, ऑनर के इस राइट को, या हम कह सकते हैं मालिक के इस अधिकार को हम लोग क्या बोल देते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, या इसको शॉर्ट फॉर्म में आईपीआर भी बोल देते हैं। अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, या इसको शॉर्ट फॉर्म में विपो भी बोलते हैं। विपो की फुल फॉर्म जो है वो आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, यूएनओ बोल देते हैं इसको। तो ये यूएनओ की एक एजेंसी है, एक स्पेसिफिक एजेंसी है या विशिष्ट एजेंसी है जिसकी स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1967 के अंदर, 1967 के अंदर। तो इस एजेंसी के अनुसार, ठीक है, ये जो एजेंसी है वो क्या कहती है कि बौद्धिक संपदा जो होती है या जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो राष्ट्रीय संविधान के द्वारा या नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सुरक्षित व संरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, यानी प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि संविधान के अंदर ऐसा कानून है ना, या ऐसा लॉ बनाया जाना चाहिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को या बौद्धिक संपदा को सुरक्षा प्रदान करे, है ना, उसको प्रोटेक्शन दे और साथ में उसको संरक्षित करे या कंजर्व करे। अगर कोई अदर पर्सन या अन्य व्यक्ति इस बौद्धिक संपदा का या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उपयोग करता है, ठीक है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या संविधान के अंदर। ये कौन कहता है अभी, विपो कहती है, जो कि एक इंटरनेशनल एजेंसी है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। अब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, तो उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। आपने नाम सुना होगा जैसे पेटेंट, है ना, कॉपीराइट। पेटेंट जो है वो ज़्यादातर जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं, है ना, जो वैज्ञानिक खोजें होती हैं उनके लिए पेटेंट जो है वो दिया जाता है। कॉपीराइट की बात कर लेते हैं तो जो ज़्यादातर लिटरेचर होता है, ठीक है, जैसे किसी ने कोई बुक लिखी है तो उसके लिए कॉपीराइट वगैरह होगा, है ना। इसी तरह से ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क किस लिए होता है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो कंपनियां हैं वो अपना ट्रेडमार्क जो है वो लगाती हैं। इसके अलावा डिज़ाइन भी होता है, एक फॉर्म है आईपीआर का। इसके अलावा नो हाउ, ठीक है। तो ये 5 रूप हैं इसके या फॉर्म्स हैं जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो करने वाले हैं वो पेटेंट के बारे में पढ़ेंगे, पेटेंटिंग के बारे में। तो पेटेंटिंग होती क्या है? अभी पेटेंट क्या होता है? ये एक अधिकार होता है, ये एक राइट होता है जो किसके द्वारा दिया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जाता है? आविष्कारक को, यानी इन्वेंटर को या खोज करने वाले को, ठीक है। ये अधिकार क्या कहता है? ये कहता है कि जो आविष्कारक है या इन्वेंटर है वो अपनी खोज का या अपनी इन्वेंशन का क्या होता है? ऑनर होता है या मालिक होता है। कितने समय के लिए? एक निश्चित समय अवधि के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। और वो टाइम पीरियड कितना है? अभी 15 to 20 ईयर्स है, 15 से लेके 20 वर्ष तक अपने आविष्कार का या अपने इन्वेंशन का क्या होता है? ऑनर या मालिक होता है। इस अवधि के दौरान, यानी 15 से 20 वर्षों के दौरान, कोई भी अदर पर्सन या अन्य व्यक्ति जो है वो इसकी नकल नहीं कर सकता, है ना, इसकी कॉपी नहीं बना सकता, और ना ही इसका यूज कर सकता है, ना ही इसका उपयोग कर सकता है, ठीक है। तो ये जो अधिकार या राइट है वो क्या कहलाता है? पेटेंट कहलाता है। अब पेटेंटिंग का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इंडिया में सबसे पहले पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर बना था। 1970 में पेटेंट अधिनियम जो था वो सबसे पहले बनाया गया था। इस अधिनियम के अंदर 2 मुख्य बिंदु थे। सबसे पहला, 7 वर्ष के लिए पेटेंट किया जाता था। तो जो भी खोज या इन्वेंशन की जाती थी साइंटिस्ट के द्वारा या वैज्ञानिक के द्वारा, उसको 7 वर्ष के लिए पेटेंट दे दिया जाता था कि 7 वर्ष तक आप इसके ऑनर हो या मालिक हो। लेकिन जो अदर कंट्रीज थी, अन्य देश थे, वहां पर ये टाइम पीरियड ज़्यादा था। कितना था? 15 से 20 वर्ष का था, ठीक है। ये डिफरेंस था 1970 के अंदर। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसके अंदर था, केवल प्रक्रिया का पेटेंट दिया जाता था। मतलब जो इन्वेंटर है या खोजकर्ता है, उसने जिस प्रक्रिया के उपयोग से या जिस प्रोसेस के यूज से इन्वेंशन की है या खोज की है, उस प्रक्रिया को ही केवल पेटेंट किया जाता था इंडिया के अंदर या भारत के अंदर, ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार। लेकिन जो अदर कंट्रीज थी, अन्य देश थे, वहां पर प्रक्रिया व उत्पाद दोनों का पेटेंट किया जाता था, यानी प्रोसेस एंड प्रोडक्ट दोनों जो है उसको पेटेंट किया जाता था। तो ये डिफरेंस था इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो ये है पेटेंट अधिनियम 1970 या पेटेंट एक्ट 1970 बोल देते हैं इसको। तो इस प्रकार जो अलग अलग कंट्रीज थी या अलग अलग देश थे, उनके अपने अलग अलग पेटेंट थे, ठीक है। वो अलग अलग अपने अपने पेटेंट देती थी। तो ऐसा करना बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर किसी साइंटिस्ट ने या वैज्ञानिक ने कोई डिस्कवरी की, ठीक है, तो इंडिया के अंदर उसको पहले पेटेंट लेना पड़ता था। वो किसी दूसरी कंट्री में चला गया तो वहां पे जाके फिर से उसको पेटेंट लेना पड़ता था, ताकि उस कंट्री के अंदर कोई उसकी कॉपी ना कर सके या कोई उसका उपयोग ना कर सके। तो जिस कंट्री में भी वो जाता था उसके लिए उसको अलग से पेटेंट लेना पड़ता था। तो जब भी पेटेंट लिया जाता है तो उसके लिए कुछ कॉस्ट पड़ती है, कुछ खर्चा पड़ता है, ठीक है। तो हर कंट्री में उसको अलग अलग उसका कॉस्ट जो है या उसका खर्चा जो है वो देना पड़ता था। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता था, जो बहुत ही ज़्यादा खर्चीला था, ठीक है। और अलग अलग जो कंट्रीज थी या अलग अलग जो देश थे, उनके लिए उनके अंदर जो पेटेंटिंग के नियम है ना, कि पेटेंटिंग जो है वो किस तरह से करनी है, उसके जो नियम थे वो भी अलग अलग थे, ठीक है। तो इसके लिए जरूरत किस बात की थी या आवश्यकता क्या थी कि जितने भी कंट्रीज हैं या जितने भी देश हैं, उन सभी में पेटेंटिंग के लिए एक समान नियमों का पालन हो, ठीक है। जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी में पेटेंटिंग के लिए एक समान नियमों का पालन हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या इंटरनेशनल लेवल पर एक ही बार पेटेंट किया जाए, और वो पेटेंट किसी भी कंट्री में आप चले जाओ वहां पर वो लागू रहे, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए या इस ऑब्जेक्टिव के लिए फिर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ प्रयास किए गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रयास हुए, ठीक है। कौन कौन से प्रयास हैं ये आपको ध्यान में रखना है। 1983 के अंदर 1983 में एक समिट हुआ या एक सम्मेलन हुआ जिसको पेरिस सम्मेलन के नाम से जानते हैं,
है ना, पेरिस समिट भी बोल देते हैं इसको। इस सम्मेलन के अंदर 100 कंट्रीज ने भाग लिया, 100 देशों ने इसके अंदर भाग लिया और वहां पर एक समझौता हुआ, है ना, और उस समझौते के ऊपर अलग अलग कंट्रीज ने क्या किए, साइन किए या हस्ताक्षर किए। ठीक है, और शर्तें तय कर दी गई कि ये शर्तें जो है वो सभी की सभी 100 कंट्रीज फॉलो करेंगी। ठीक है, साइन तो कर दिए, हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन कंट्रीज ने, कुछ कंट्रीज ने उसको फॉलो किया और कुछ ने फॉलो नहीं किया। तो जो शर्तें बनाई गई थी वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। ठीक है, फिर 1994 के अंदर, 1994 के अंदर फिर से एक सम्मेलन या समिट हुआ उरुग्वे के अंदर, जिसको उरुग्वे सम्मेलन या उरुग्वे समिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक समझौता हुआ जिसका नाम है GATT, गैट बोल देते हैं इसको, और गैट की फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर जरूर पूछी जाती है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, 1994 के अंदर तो गैट समझौता हुआ। इस समझौते के अंदर जो शर्तें थी वो तय कर ली गई। ठीक है, अब गैट जो है वो सभी कंट्रीज के द्वारा फॉलो करना जरूरी था। ठीक है, और इसको देखता कौन था, एक नई संस्था की फिर स्थापना हुई 1995 के अंदर, 1995 के अंदर, जिसका नाम आपने सभी ने सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO जिसका नाम आजकल सुनते हो आप। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995, 1995 के अंदर हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो गैट समझौता हुआ था उसको लागू करवाना, उसके अंदर जितनी भी शर्तें रखी गई थी उनको लागू करवाना अलग अलग कंट्रीज के अंदर या अलग अलग देशों के अंदर। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, स्विट्जरलैंड एक कंट्री है जहाँ पर एक जगह है जिनेवा, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, इसके अंदर कितने कंट्रीज हैं या कितने देश हैं जो सदस्य हैं, इसके मेंबर्स हैं 149, 149 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो WTO ने जब इसकी स्थापना हो गई तो इसने अलग अलग कंट्रीज को 5 वर्ष का समय दिया। ठीक है, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, इसने 5 वर्ष का समय दिया 1999 तक, 1999 तक, है ना, 5 वर्ष का समय दे दिया कि 5 वर्षों के अंदर अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं वो गैट की शर्तें लागू कर लो। ठीक है, अब ज्यादातर कंट्रीज ने कर ली, लेकिन कुछ कंट्रीज बच गई जिन्होंने अभी तक शर्तें लागू नहीं की। तो फिर इसने क्या किया, WTO ने समय को बढ़ा दिया, 5 वर्ष और बढ़ा दिया। इसने कहा कि चलो 2004 तक जितनी भी कंट्रीज हैं वो सभी की सभी गैट की शर्तों को लागू कर दो। ठीक है, तो टोटल 10 वर्ष का समय इसने दिया कंट्रीज को, और 149 कंट्रीज ने 10 वर्षों के अंदर जो गैट की शर्तें थी उनको लागू कर लिया। चलिए, अब एक समझौता आता है ट्रिप्स। ठीक है, ट्रिप्स की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, तो ट्रिप्स की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है ये एक समझौता है या एक इस समझौते को भारत ने किया था, इंडिया ने, कब, 2002 के अंदर। ठीक है, इस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और इन हस्ताक्षरों के बाद पेटेंट अधिनियम जो 1970 था, है ना, जो पेटेंट एक्ट 1970 था, उसमें संशोधन कर लिया गया या उसमें अमेंडमेंट कर लिया गया। ठीक है, और एक नया अधिनियम या नया एक्ट बनाया गया जिसका नाम क्या है अभी, पेटेंट अधिनियम 2002 या पेटेंट एक्ट 2002। तो आजकल जो इंडिया में पेटेंट किया जाता है नई डिस्कवरीज का, न्यू इन्वेंशंस का, वो पेटेंट अधिनियम 2002 के अंतर्गत किया जाता है। इस अधिनियम के दो मुख्य बिंदु हैं। ठीक है, तो पेटेंट अधिनियम 2002 जो है या पेटेंट एक्ट 2002 जो है, इसके दो मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला, भारत में 20 वर्ष के लिए पेटेंट दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी इन्वेंशन होगी वो 20 वर्ष के लिए उसका पेटेंट जो है वो उसके ऑनर को या मालिक को दे दिया जाएगा। पहले कितना था, 7 वर्ष, अब बढ़ाकर कितना कर दिया, 20 वर्ष कर दिया।
दूसरा, भारत में प्रक्रिया व उत्पाद दोनों का पेटेंट किया जाता है, ठीक है, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट दोनों का पेटेंट जो है वो दिया जाएगा इस अधिनियम के अनुसार। पहले क्या था, सिर्फ प्रक्रिया या प्रोसेस का ही पेटेंट दिया जाता था, उत्पाद का नहीं था, लेकिन अब उत्पाद का भी पेटेंट जो है वो दिया जाने लगा। तो ये दो मेन पॉइंट्स हैं जो कि पेटेंट अधिनियम 2002 के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये है अभी अपना आज का लेक्चर।